हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विंग पहाड़ी में। दोस्तों, आगामी एग्ज़ाम आबकारी जो कि 9 जून को है, उसके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर क्लासें दे रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। और जुलाई में पीसीएस प्री का पेपर भी है दोस्तों, वहाँ उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लासें हो जाएगी। एलटी का है, उसमें भी कुछ उत्तराखंड पूछी जानी है दोस्तों। तो यहाँ पर कंटिन्यू उत्तराखंड की क्लासें ला रहा हूँ दोस्तों। 7 वीडियो दोस्तों, 8वीं वीडियो आज होगी। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है दोस्तों, वहाँ पर मैंने अच्छा एक्सप्लेन कर रखा है दोस्तों हर एक टॉपिक को, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगामी एग्ज़ाम जो भी होने हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लासें हो जाएगी दोस्तों, आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है। और दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों, और शेयर भी करनी है वीडियो, और लाइक कमेंट भी करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के सर्वाधिक एवं न्यूनतम एससी जनसंख्या वाले जिले क्रमवार हैं। तो दोस्तों, 2011 की जनगणना जो हुई थी दोस्तों, उससे काफ़ी प्रश्न फंसते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में। 1 या 2 या 3 से प्रश्न फंसते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ये वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है। मैं आपको यहाँ पर 3-4 प्रश्न के थ्रू यहाँ पर सारा एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। तो पहला इसका देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यूएसएन चंपावत, उधम सिंह नगर चंपावत। दूसरा है उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग। तीसरा है हरिद्वार चंपावत। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो दोस्तों हरिद्वार में है, सर्वाधिक है दोस्तों। हरिद्वार में क्या है? सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या निवास करती है, और चंपावत में सबसे कम। तो दोस्तों, आपको दोनों याद रखने हैं, सबसे ज़्यादा और सबसे कम से एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब दोस्तों, और थोड़ा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं इस विषय में। अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा? प्रतिशत में सर्वाधिक हो जाएगा दोस्तों, आपको नोट करना है, सर्वाधिक बागेश्वर हो जाएगा दोस्तों। एससी में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो बागेश्वर में हो जाएगी। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? ये है देहरादून में। तो दोस्तों, आपको दोनों याद रखने हैं। यहाँ से अगर जनसंख्या के मामले में आ जाएगा दोस्तों, तो आपको पहला है यहाँ पर 74.4%, दूसरा है 84.3%, तीसरा है यहाँ पर 64.1%, और चौथा है यहाँ पर 73.97%। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो 74.4% है दोस्तों। ये एससी की औसत साक्षरता है दोस्तों। और दोस्तों, मैंने ऐसे ही यहाँ पर ऑप्शनों को डिजाइन कर रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो ये 84.3% किसकी है दोस्तों? तो ये पुरुषों की जनसंख्या है दोस्तों एससी वर्ग में। और जो 64.1% है वो किसकी है दोस्तों? वो है महिलाओं की। तो आपको पुरुषों की, महिलाओं की और औसत भी याद रखनी है दोस्तों। और जो ये डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, 73.97%, तो ये किसकी है दोस्तों? ये है एसटी की औसत साक्षरता दोस्तों। आपको इतने सारे फैक्ट मिल गए यहाँ पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर तीसरे प्रश्न की ओर। अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में हैं। पहला है देहरादून रुद्रप्रयाग, दूसरा है यहाँ पर उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग, तीसरा है उधम सिंह नगर टिहरी, और चौथा है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में हैं। तो दोस्तों, ऐसे बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में आ जाते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन से हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा किसमें, सर्वाधिक किसमें है और सबसे कम किसमें है दोस्तों, तो आपको ये बताना है। तो अगर प्रतिशत की बात करें दोस्तों, तो अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक, अगर ऐसे भी आ जाएगा नॉर्मली, और अगर ऐसा भी आएगा कि प्रतिशत में, तो दोस्तों दोनों में उधम सिंह नगर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा एसटी पाई जाती है। जो जनजातियां हैं दोस्तों, सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। जो थारू जनजाति है दोस्तों, उसका 90% के आसपास वहीं पर पाया जाता है दोस्तों। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? वो है थारू। और गढ़वाल क्षेत्र की आएगा अगर दोस्तों, तो वो कौन सी है? वो है जौनसारी जनजाति, और दूसरे नंबर पे यही है। अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो प्रतिशत की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे कम किसमें है दोस्तों? टिहरी में है। और सर्वाधिक किसमें है? तो उधम सिंह नगर में है दोस्तों। आपको अच्छे से याद रख लेना है दोनों को। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है दोस्तों? तो एसटी की वो है रुद्रप्रयाग में। अगर प्रतिशत की बात आ जाएगी दोस्तों, तो वो टिहरी में हो जाएगा। और प्रतिशत हो या जनसंख्या के, दोनों के मामले में उधम सिंह नगर सबसे पहले स्थान में आता है। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर चौथे प्रश्न की ओर। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली जनजाति कौन सी है? पहला है थारू, दूसरा है बुक्सा, तीसरा है भूटिया, चौथा है राजी। तो दोस्तों, कौन सी जनजाति है सर्वाधिक लिंगानुपात वाली? तो वो है दोस्तों भूटिया जनजाति। और भूटिया जनजाति दोस्तों, महान हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति भी भूटिया जनजाति है दोस्तों। आपने यहाँ पर चमोली में
सुना होगा दोस्तों। चमोली में कौन सी भोटियाओं की कौन सी उपजाति होती है दोस्तों चमोली में? तो वो होती है दोस्तों तोलछा और मारछा। तोलछा और मारछा कहाँ होती है दोस्तों? तो ये होती है दोस्तों चमोली में। और पिथौरागढ़ में कौन सी होती है दोस्तों? सौका और हुणिया दोस्तों। सौका और हुणिया कहाँ होती है? तो ये होती है दोस्तों पिथौरागढ़ में। और उत्तरकाशी की नेलोंग जादुंग घाटी में दोस्तों वहाँ पर कौन सी होती है उपजाति? तो वो होती है दोस्तों जाड़। और जाड़ अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं दोस्तों। ये प्रश्न एग्जाम में बन रखा है दोस्तों, फिर बनने की संभावना है दोस्तों। और आपको जाड़ जनजाति से 1-2 फैक्ट और याद रखने हैं दोस्तों। तो उनकी भाषा को तो वो कहा जाता है दोस्तों रोम्बा। तो नेलोंग जादुंग घाटी में दोस्तों इनका निवास स्थान है और इनको जनक का वंशज माना जाता है और ये भोटिया की उपजाति है दोस्तों। तो लौसर और सैरगुन नामक त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। ये कहाँ? डुंडा में। जो डुंडा में निवास करते हैं दोस्तों जाड़ जनजाति के लोग, वो लौसर और सैरगुन नामक त्यौहार मनाते हैं दोस्तों। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं जितने भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर सी भोटिया हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की ओर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जनपद है। पहला है रुद्रप्रयाग, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है उत्तरकाशी, चौथा है चमोली। तो दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रुद्रप्रयाग में है दोस्तों वो सर्वाधिक है दोस्तों। कितनी है? 86.3% है दोस्तों। तो आपको प्रतिशत में इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही याद रखें आप कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षरता किस में है? तो वो है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। और सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो वो है दोस्तों हरिद्वार में। तो दोनों आपको याद रखने हैं। और एसटी की औसत साक्षरता कितनी है दोस्तों? तो एसटी की औसत साक्षरता है दोस्तों, मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, वो है 73.9% है दोस्तों औसत साक्षरता। तो आपको ये भी याद रखना है। और एसटी के लिए उत्तराखंड में कितनी सीटें आरक्षित है दोस्तों? वो है 2 सीटें। एक है चक्राता सीट और दूसरी कौन सी है दोस्तों? दूसरी है दोस्तों नानकमत्ता सीट जो उधमसिंह नगर में है। तो आपको दोनों याद रखना है। और नानकमत्ता का पुराना नाम पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। नानकमत्ता का तो वो क्या था दोस्तों? तपेड़ा दोस्तों इसका पुराना नाम था नानकमत्ता का नाम। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 6वें प्रश्न की ओर। जौनसारी जनजाति में पितृगृह में लड़की को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला है ध्यानती, दूसरा है रियांती, तीसरा है दोनों और चौथा है यहाँ पर ध्यान। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? अगर लड़की दोस्तों जब तक उसकी शादी नहीं होती है तो जौनसार में उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो उसको ध्यानती कहा जाता है। जब वो विवाहित हो जाती है दोस्तों तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रियांती। और ध्यान किसको कहा जाता है दोस्तों? तो गढ़वाल क्षेत्र में दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र में जो लड़की जिसका विवाह हो जाता है दोस्तों, जब वो मायके आती है दोस्तों शादी विवाह में या त्योहारों में, तो उसको ध्यान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर। जौनसारी जनजाति के लोग किस पर्व को अठोई के रूप में मनाते हैं? पहला है बैसाखी, दूसरा है दीपावली, तीसरा है दशहरा और चौथा है जन्माष्टमी। तो दोस्तों कौन से त्यौहार को मनाते हैं अठोई के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो जन्माष्टमी है दोस्तों भाद्रपद के महीने में जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर जन्माष्टमी मनाई जाती है, तो उसको अठोई पर्व के रूप में जौनसारी जनजाति मनाती है दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों और ऑप्शंस को। यहाँ कौन सा त्यौहार मनाते हैं दोस्तों? तो जो बीसू मेला होता है दोस्तों, धनुष बाण वाला युद्ध जिसमें ठोटाबाजी होती है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? बीसू मेला। तो दोस्तों ये बीसू बैसाख के महीने में मनाया जाता है। और दीपावली दोस्तों, दीपावली को क्या कहते हैं दोस्तों? ये दियाई कहते हैं दोस्तों, दियाई। तो आपको ये भी याद रखने हैं, दियाई इसको दीपावली को कहते हैं। और दशहरा को क्या कहते हैं दोस्तों? ये इसको कहते हैं पंचाई, पंचोई या पंचाई कहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको याद रखना है। और जन्माष्टमी मैंने दोस्तों बता दिया है आपको। और एक फैक्ट और है दोस्तों यहाँ पर, विजयादशमी को क्या कहते हैं जौनसारी लोग? विजयादशमी को कहते हैं दोस्तों, ये इसको कहते हैं दोस्तों पायता। तो पायता भी आपको याद रखना है दोस्तों कि किसको कहते हैं? विजयादशमी को पायता कहते हैं जौनसारी लोग दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वां है प्रश्न यहाँ पर, जत्रियाड़ो मौन लगभग कितने वर्षों में लगता है? पहला ऑप्शन है 23-24 वर्षों में, दूसरा है 12 वर्षों में, तीसरा है यहाँ पर 25-26 वर्षों में और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों
ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आपको नया लग रहा होगा ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25-26 वर्षों के अंतराल में लगता है दोस्तों जत्रियाड़ो मोड़। और कहाँ लगता है मोड़? तो जौनसार में लगता है दोस्तों ये मेला, जत्रियाड़ो मोड़ के नाम से। तो 25-26 वर्षों के टाइम पे लगता है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। जौनसार के प्रथम समाज सेवी किसे माना जाता है दोस्तों? पहला है केदार सिंह, दूसरा है बहासिंह चौहान, तीसरा है गुलाब सिंह, चौथा है यहाँ पर गुलाब सिंह ही हो गया दोस्तों। मैं आपको एक और बता दूंगा यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केदार सिंह को ही प्रथम समाज सेवी कहा जाता है जौनसार का दोस्तों। यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको कहा जाता है फादर ऑफ जौनसार दोस्तों। तो आपको ये भी याद रखना है, फादर ऑफ जौनसार किसे कहते हैं? तो ये भाव सिंह चौहान जी को कहते हैं। और गुलाब सिंह जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है दोस्तों। राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों गुलाब सिंह को। तो आपको जितने भी मैंने बता दिए हैं, आपको फैक्ट सारे याद रखने हैं, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है दोस्तों। अब देख लेते हैं एक और, रतन सिंह जौनसारी है दोस्तों। उनको आधुनिक कवि कहा जाता है जौनसार का। जौनसार का आधुनिक कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वो कहा जाता है दोस्तों रतन सिंह जौनसारी जी को। रतन सिंह जौनसारी, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है जौनसारी, दूसरा है भोटिया, तीसरा है बोक्सा, चौथा है राजी जनजाति। दोस्तों उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं? वो है 5 जनजातियां दोस्तों। तो लोककर समिति की सिफारिश पर ही 1967 में ही 5 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया था उत्तराखंड में। तो दोस्तों आपको ये याद रखना है किस समिति की सिफारिश पर? लोकर समिति की सिफारिश पर दोस्तों। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कौन से सन में? 1967 में। अब देख लेते हैं दोस्तों कि किस जनजाति को किरात का वंशीय माना जाता है दोस्तों। पहला है जौनसारी, दूसरा है भोटिया, तीसरा है बोक्सा, चौथा है राजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर इसमें से कोई नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है एक ऑप्शन, क्योंकि थारू जनजाति को उत्तराखंड में किरात का वंशीय माना जाता है दोस्तों। और किरातों को स्कंद पुराण में क्या कहा है दोस्तों? किरातों को कहा गया है भिल्ल। तो आपको ये भी याद रखना है, एग्जाम में बन रखा है दोस्तों एक बार का प्रश्न कि किरातों को स्कंद पुराण में क्या कहा गया है? वो कहा गया है भिल्ल। तो दोस्तों थारू जनजाति को और किससे जोड़ा जाता है दोस्तों? तो महाराणा प्रताप वंशीय माना जाता है दोस्तों इनको। तो किसे माना जाता है? वो माना जाता है थारू जनजाति को। तो आपको ये भी याद रखना है, किरात वंशीय भी माना जाता है इनको, और महाराणा प्रताप के वंश का भी माना जाता है दोस्तों। और इनमें क्या होता है दोस्तों? इनका सामाजिक व्यवस्था कैसी होती है दोस्तों? ये होती है मातृसत्तात्मक होती है दोस्तों सामाजिक व्यवस्था किसकी? थारू जनजाति की। तो अगर उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो थारू जनजाति की है सबसे पहले, उसके बाद आती है दोस्तों जौनसारी जनजाति। तो आपको ये भी याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर 11वें प्रश्न की ओर। थारू लोक चावल द्वारा स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? पहला है चकती, दूसरा है छंग, तीसरा है जाड़, चौथा है रूम्बा। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि क्या कहते हैं दोस्तों। तो थारू लोग जो स्वयं निर्मित मदिरा होती है दोस्तों, जो खुद निकालते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? एक बार जूम आउट कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड दोस्तों, इतना ठीक है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? एक कहते हैं जाड़, और चकती और छंग कौन कहते हैं दोस्तों? एक कहते हैं भोटिया। तो दोस्तों आपको इतने सारे फैक्ट मिल रहे हैं, आपको नोट डाउन करने हैं, याद करते हुए चलना है दोस्तों कि थारू लोग स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं? वो कहते हैं दोस्तों जाड़ कहते हैं दोस्तों। जाड़ जनजाति नहीं देखनी है आपको, यहाँ पर जाड़ एक मदिरा का रूप है। और छंग और चकती कौन? ये है भोटिया उनके द्वारा। तो दोस्तों आपको सारे फैक्ट मिल गए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 12वें प्रश्न की ओर। राज्य में किस जनजाति के गांवों के लिए स्मार्ट विलेज बनाए जाने हेतु रूरबन क्लस्टर के तहत चयनित किया गया है? तो दोस्तों अभी आपको बता देता हूं, जो थारू जनजाति के लिए है दोस्तों, उनके कितने गांव? 7 गांवों के लिए है दोस्तों यह योजना चलाई जा रही है, जो रूरबन क्लस्टर के तहत है दोस्तों। तो स्मार्ट विलेज बनेंगे दोस्तों 7 थारू जनजाति के। तो आपको याद रखना है दोस्तों, नया प्रश्न है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है कि कौन सी जनजाति के लिए? थारू जनजाति के लिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 13वें प्रश्न की ओर। थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? पहला है 3 तिकठी, दूसरा है अपना पराया, तीसरा है पक्की पोड़ी, चौथा है बात खट्टी। कंफ्यूजन होता है दोस्तों, आपको मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर कि जो सगाई की रस्म होती है दोस्तों,
थारू की, उनको क्या कहा जाता है, अपना पराया कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी आपको, विवाह प्रथा पहले थी दोस्तों, बदला विवाह, जैसे अपनी बहन उनको दे दिया और उनकी बहन खुद के लिए। तो दोस्तों ऐसी बदला विवाह प्रथा थी इनमें, जो कि अब की तीन तिकठी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो तीन तिकठी किसमें है दोस्तों, यह है थारू जनजाति में। और पक्की पौड़ी किसे कहते हैं दोस्तों, दोनों पक्ष की ओर से विवाह तय हो जाता है दोस्तों। जब विवाह की डेट तय हो जाती है दोस्तों, विवाह की तय हो जाता है जब, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं पक्की पौड़ी। और दोस्तों जब विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है दोस्तों, विवाह की तिथि जब निश्चित हो जाती है दोस्तों, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों बात कट्टी। तो आपको ये भी याद रखना है कि बात कट्टी किसे कहते हैं, विवाह की तिथि पक्की हो जाती है दोस्तों जब। और गढ़वाल क्षेत्र में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको जब विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है, इसको कहते हैं दोस्तों टिक्कू पिठाओ। हमारे यहाँ तो टिक्कू पिठाओ कहते हैं दोस्तों, कहीं कहीं कुछ और कहते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्लियर हो गए हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है, पहला है थारू, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है राजी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा हो जाएगा। ऋतु प्रवास के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है दोस्तों, तो आपको पता ही होगा दोस्तों कि कौन सी जनजाति जानी जाती है। तो दोस्तों ये है भोटिया जनजाति। जो भोटिया जनजाति है दोस्तों, ये हिमालय में निवास करती है दोस्तों। जब वहाँ बर्फ़ पड़ जाती है हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि ये दोस्तों बकरी पालन करते हैं, तो वहाँ पर ठंडा ज़्यादा बढ़ जाता है बर्फ़ के कारण, तो ये ऋतु प्रवास कर देते हैं। तो इनके ग्रीष्मकालीन जो ऋतु आवास है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, जो ग्रीष्मकालीन, उसको मैत कहा जाता है दोस्तों, मैत। और जो शीत ऋतु वाला है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दोस्तों गुंडा या मुनसा। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों कि ग्रीष्मकालीन आवास को मैत और शीतकालीन आवास को गुंडा या मुनसा कहते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आभूषणों से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो 15वां प्रश्न इसी पर है। बीरावली और छाकरी वाली कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, पहला ऑप्शन है गले में, दूसरा है सिर पर, तीसरा है पैर में और चौथा है कान में। तो कहाँ पहना जाता है दोस्तों, तो बीरावली और छाकरी वाली पहनी जाती है दोस्तों सिर पर, और किसके द्वारा, भोटियाओं की महिलाएं होती है जो वो पहनती हैं दोस्तों ये। और बलडंग नामक आभूषण है दोस्तों, आपको याद रखना है, बलडंग नामक आभूषण ये कहाँ पहना जाता है, ये गले में पहना जाता है दोस्तों भोटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा। और स्यूण सांगल दोस्तों, स्यूण सांगल कहाँ पहना जाता है, तो दोस्तों ये पहना जाता है कंधे पर। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। और चवन्नी माला होती है दोस्तों, एक वो कहाँ पहनी जाती है, हमेल होती है जो दोस्तों हमेल, वो कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, वो पहनी जाती है गले में। तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं यहाँ पर 16वें प्रश्न की ओर। राज्य की किस जनजाति में युवा ग्रहों का प्रचलन है, पहला है थारू, दूसरा है राजी, तीसरा है भोटिया और दोस्तों चौथा देख लेते हैं, ये है बोक्सा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि युवा ग्रहों का प्रचलन कहाँ होता है दोस्तों यहाँ पर युवा ग्रहों का प्रचलन था जिसको रंगभंग प्रथा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये किस में था, ये भोटियाओं में था दोस्तों, रंगभंग प्रथा। अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न बन गया कि रंगभंग प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है, तो ये है भोटिया जनजाति में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर युवा ग्रह बनाए जाते थे दोस्तों और युवाओं के लिए रात्रि काल में गांव के सभी अविवाहित युवतियाँ दोस्तों नृत्य एवं गीत आदि के माध्यम से मनोरंजन, वहाँ पर प्रेम स्थापित हो जाता था दोस्तों। कभी कभी जैसे वहाँ पर युवाओं को छोड़ दिया दोस्तों किसी कमरे में, और वहाँ पर जिसको जो पसंद है दोस्तों वहाँ पर वो पसंद कर लेते थे, और उसके बाद प्रेम संबंध के बाद विवाह भी हो जाता था किसी किसी का। तो दोस्तों ये वाली प्रथा इनमें काफ़ी प्रचलित थी। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, पहला है थारू, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है भोटिया, चौथा है यहाँ पर राजी जनजाति। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है कि भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है। तो दोस्तों ये करती है भोटिया जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं दोस्तों, कंफ्यूज होते होंगे आप कि भूमियाल देवता की पूजा भोटिया जनजाति करती है और भूमसेन देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है दोस्तों, भूमसेन देवता की वो करती है दोस्तों बोक्सा जनजाति। अब दोस्तों एक और बता देता हूं आपको कि भूमिया देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है, भूमिया देवता की तो वो करती है दोस्तों थारू जनजाति। तो दोस्तों आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं मैंने। भूमिया अगर आएगा तो थारू, भूमियाल भोटिया और भूमसेन बोक्सा। तो दोस्तों आपको सारे याद रखने हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों 18वें प्रश्न की ओर।
किस जनजाति का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है? पहला है थारू, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है राजी और चौथा है जाड़। तो दोस्तों आईने अकबरी में किसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है बोक्सा जनजाति का। और बोक्सा जनजाति अपने आप को पंवार वंशीय मानती है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रख लेना है। पंवार वंशीय कौन सी जनजाति मानती है अपने आप को? तो ये मानती है बोक्सा जनजाति दोस्तों। और फैक्ट देख लेते हैं, बोक्सा जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये नैनीताल और कुछ उधम सिंह नगर वाले भाग में दोस्तों, जो बुक्साड़ वाला क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर बोक्सा जनजाति पाई जाती है। और देहरादून में भी दोस्तों बोक्सा जनजाति होती है दोस्तों, और इसको महर बोक्सा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और राजी जनजाति को दोस्तों आखेटक जनजाति के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? क्योंकि ये जंगल में ही निवास करते हैं दोस्तों राजी जनजाति, और इनको आखेटक जाति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो बोक्सा जनजाति है वो सबसे पहले कहाँ आई थी दोस्तों? वो आई थी बनबसा चंपावत में दोस्तों। सबसे पहले इनका आना हुआ था दोस्तों बनबसा जो चंपावत में है, वहाँ पर आए थे दोस्तों सबसे पहले बुक्साड़ जो बोक्सा थे दोस्तों। उसी का अबुल फजल ने उसी का उल्लेख करा है दोस्तों कि 16वीं शताब्दी में बनबसा चंपावत में आए थे दोस्तों। और दोस्तों इनकी भाषा कौन कौन सी है? तो इनकी दोस्तों है दोस्तों भावरी, आपको याद रखना है दोस्तों, भावरी, कुमैया और रजभैंसी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों कि रजभैंसी बोली कौन सी जनजाति बोलती है दोस्तों? तो ये बोलती है बोक्सा जनजाति, और कहाँ? नैनीताल में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? पहला है 14 नवंबर, दूसरा है 15 नवंबर, तीसरा है 15 दिसंबर, चौथा है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा हो जाएगा। तो जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है दोस्तों 15 नवंबर को। तो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? इस दिन बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है दोस्तों। जो बिरसा मुंडा है दोस्तों, बिरसा मुंडा, तो इनके जन्म दिवस पर ही जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और कब से मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर 2021 से, 15 नवंबर 2021 से दोस्तों, आपको ये अच्छे से याद रख लेना है। और 14 नवंबर को तो दोस्तों बाल दिवस मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का आंसर बताना है दोस्तों कि उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हो, उत्तराखंड गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको बताना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न जो कि 20वां है। राज्य की कौन सी जनजाति हिंदू धर्म के सबसे निकट है? तो पहला है जाड़, दूसरा है बोक्सा, तीसरा है भोटिया और चौथा है यहाँ पर थारू। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बोक्सा जनजाति हिंदू धर्म के सबसे ज़्यादा निकट है दोस्तों। की पूजा करते हैं दोस्तों, जो खेड़ी देवी है दोस्तों, खेड़ी देवी की पूजा ये करते हैं। सांकरिया देवता होता है दोस्तों एक इनका, सांकरिया देवता, उनकी पूजा करते हैं बोक्सा लोग। और एक दो आपको और नोट करने हैं दोस्तों, हुल्का देवी, चामुंडा देवी जो काशीपुर में है दोस्तों, चामुंडा देवी वो किसकी देवी है दोस्तों? चामुंडा देवी दोस्तों वो भी यहाँ पर बोक्साओं की है दोस्तों। तो ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं दोस्तों। और दोस्तों जहां पर ये पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों ये थान कहते हैं दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। और जादू टोने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है दोस्तों? जादू टोने टोटके के लिए भूत प्रेत तंत्र मंत्र वगैरह वगैरह, तो दोस्तों ये बोक्सा जनजाति को ही जाना जाता है दोस्तों। जादू टोने के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती है? वो बोक्सा जनजाति ही जानी जाती है दोस्तों। तो आपको इसका अच्छे से याद रख लेना है, जितने भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं दोस्तों। एक दो फैक्ट और बता देता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर। बोक्सा गांव को क्या कहते हैं दोस्तों? गांव को क्या कहते हैं बोक्सा लोग? तो गांव को कहते हैं दोस्तों मंजरा। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि मंजरा गांव को कहते हैं बोक्सा लोग, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी हो जाएगा, लंबी हो जाएगी दोस्तों वीडियो। जब तक आपका पेपर होता है दोस्तों 9 जून तक, तब तक मैं उत्तराखंड के लगभग सारे फैक्ट आपको क्लियर करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।